हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी के क्वांट के सेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी वो किसी क्वांट के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाया जाए। अब फॉर्मूले के चक्कर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जोर देता हूँ और उसी से कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम केवल आंसर निकालने पे जोर नहीं देंगे, हम तरीके के ऊपर जोर देंगे कि क्या तरीका होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज 35-40 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास यह रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड अराउंड इट इज। तो 8 चक्कर मारने सर्कुलर राउंड में, सर्कुलर गार्डन है, 8 राउंड्स मारने हैं। अब देखिए ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2020, मार्च 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने बेसिक्स में भी डिस्कस करा था, जो हमारे क्वांट के सेशंस थे उसमें भी हमने डिस्कस करा था। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि रेडियस 7 काफ़ी कॉमन रहता है। कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देखें मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री से रिलेटेड जो कई क्वेश्चंस देखें जिसमें सर्कल की बात होगी तो रेडियस 7 काफ़ी कॉमन रहता है। रेडियस 7 क्यों कॉमन रहता है? क्योंकि आर की वैल्यू 7 लेने पर पाई 22/7 7 कैंसिल आउट हो जाता है। और जो क्वेश्चन बनाने वाला इंडिविजुअल है, जो भी एग्जामिनर है, वो हमेशा कोशिश करता है कि आपका आंसर अच्छा आए, वो बहुत मेहनत करता है आपका आंसर अच्छा आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो फ्रैक्शन में आंसर आपका तभी नहीं आएगा जब आर की वैल्यू 7 का मल्टीपल होगी। तो एग्जामिनर जो है आर की वैल्यू 3, 4, 5, 6 या 8, 9, 10 लेने के बजाय 7 या 7 का मल्टीपल ही ज़्यादातर लेता है। अगर आप देखेंगे बुक में क्वेश्चंस ढूंढिए तो आपको ज़्यादातर आर की वैल्यू 7 ही मिलेगी, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो आप सीधे याद रख सकते हैं कि R अगर 7 है तो एरिया 154 होता है और सरकमफ्रेंस 44 होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर है, तो 22 × 7 154 हो जाता है। सेम उसी तरीके से सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7, तो 44 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ये याद रखें, जब भी रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होगा, सरकमफ्रेंस 44 होगा। ये आपको हमेशा डायरेक्ट याद होना चाहिए। और क्यों होगा 154 44, ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट दिया, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि रेडियस अगर दुगना कर दें, रेडियस को मैं 2 टाइम्स करूं यहाँ पर 2 × 2, तो रेडियस अगर दुगना होगा तो एरिया 4 गुना होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 गुना क्यों होगा? क्योंकि रेडियस के दुगना होने पर आर स्क्वायर है, तो दुगना होने पर क्या होगा, 2 और 2 2 बार आ जाएगा, एरिया 4 गुना होगा। रेडियस को अगर मैं 3 गुना करता हूं तो एरिया 9 गुना होगा। रेडियस को 5 गुना करता हूं तो एरिया 25 गुना होगा, स्क्वायर होगा। मतलब रेडियस में जितना मल्टीप्लाई होगा एरिया उतना स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ सरकमफ्रेंस में क्योंकि सिंगल आर है, एरिया में आर स्क्वायर है, तो अगर मैं रेडियस को दुगना कर रहा हूं तो सरकमफ्रेंस भी दुगना होगा। रेडियस को 3 गुना कर रहा हूं तो सरकमफ्रेंस भी 3 गुना होगा। तो मतलब रेडियस को अगर मैं 1.5 टाइम्स करूं तो सरकमफ्रेंस भी 1.5 टाइम्स होगा, लेकिन एरिया 1.5 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, मान लिया, देखिए हमें बस ये याद होना चाहिए कि ये 44, कई बार हमें बोला होता है रेडियस 14 और हमें एरिया निकालना होता है। अब हमें पता है 7 का तो हमें याद है 154, हमने देखा कि अरे ये तो दुगना हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। और इसका 4 गुना करना काफ़ी इजी है। 150 मतलब ब्रेक डाउन करके ऐसा मन में सोचना है, 150 + 4 का 4 गुना, 150 का 4 गुना 600, अब 4 का 4 गुना 16, तो 616 आ जाता है। मतलब 150 का 4 गुना अलग करा, 4 गुना करने का मतलब है 2 बार दुगना करना। 150 का एक बार दुगना करेंगे 300, एक बार और दुगना करेंगे 600, ठीक है। और इसका 4 गुना करेंगे तो 16, 616,
तो रेडियस दुगना करा तो एरिया 4 गुना हो गया। ठीक है, कई बार उल्टा भी हो सकता है। आप ऐसा समझिए कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि एरिया 616 दिया हुआ हो, ठीक है, और आपको रेडियस निकालना हो, तो आपको खुद सोचिए कि रेडियस 7 है तो एरिया तो 154 होता है, 154 का 4 गुना दिख रहा है तो रेडियस तो दुगना होगा, तो रेडियस इसका मतलब 14। तो गाड़ी दोनों तरफ से चलनी चाहिए। या हमारे पास रेडियस 14 है और सरकमफ्रेंस पूछा है, तो हमें पता है रेडियस 7 में सरकमफ्रेंस 44 होता है, दुगना हो गया तो सरकमफ्रेंस 88। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकमफ्रेंस दिया हो 132, तो आपको खुद सोचना है कि एरिया या रेडियस निकालना है, तो आपको खुद सोचना है। जब सरकमफ्रेंस 44 होता है तो रेडियस हमारा होता है 7। अब आपने देखा कि ये तो 3 गुना हो गया, तो रेडियस भी 3 गुना होगा, रेडियस हो जाएगा 21। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे से। अगर आप ये पहले से ध्यान रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन 42 और डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 राउंड अराउंड इट इज, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है जल्दी। पेन चला चला के तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। जल्दी कैसे करेंगे? देखिए, एक तो हमें रेडियस निकालना है, क्योंकि आपको क्या समझना है, 8 इंटू 2πr करना है ना। 8 राउंड मतलब सर्कुलर जो फील्ड है, 8 चक्कर मारने। एक चक्कर में कोई कितनी डिस्टेंस चलता है, सरकमफ्रेंस में दौड़ रहा है ना, ये तो सरकमफ्रेंस है, 8 इंटू 2πr है ना, 8 इंटू सरकमफ्रेंस। बिना पेन चलाई कर सकते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों अच्छे से। तो देखिए, एक तो आपको समझना है कि रेडियस अगर 7 होता है, रेडियस 7 तो एरिया 154 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एरिया की तो बात हो नहीं रही, सरकमफ्रेंस की बात हो रही, तो सरकमफ्रेंस को 44 लिख लेता हूँ। रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस 44, ठीक है। और रेडियस क्योंकि 6 गुना हो गया 42, रेडियस 6 गुना। आपको ये मेंटली सोचना है कि अरे 42 है, ठीक है, रेडियस तो क्योंकि ये 6 गुना है तो 44 इंटू 6। आपके मन में खुद आना चाहिए कि एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस कवर होगी, 44 इंटू 6। डायरेक्ट आपको केवल इतना पेन चलाना है, अरे ये 6 गुना हो रखा, 6 टाइम्स। एक चक्कर में अगर रेडियस 7 होता है तो एक चक्कर में 44, सरकमफ्रेंस क्योंकि 44 होता है ना, अभी डिस्कस करा था, रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस 44 और एरिया 154, ये अभी डिस्कस करा था, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, रेडियस 7 तो है 44, लेकिन 7 का ये 6 गुना है तो ये इंटू 6 इतना सरकमफ्रेंस होगा। और 8 राउंड बोले तो इंटू 8 करेंगे, तो 6 इंटू 8 तो यहाँ पर 8 भी आ जाएंगे, तो 44 इंटू 48 करना है आपको केवल, ठीक है। अब 44 इंटू 48 या तो 1 लाइन मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 44 को 50 माइनस 2, और किसी भी नंबर की 50 से मल्टीप्लाई करनी है तो 100/2 होता है, तो 4400/2 तो वो कितना हो जाएगा 2200 माइनस 88 करना है। ये ऐसा सोचना है आपको, तो 2112 तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो काफ़ी कम पेन चला के आंसर निकल सकता है। पेन चला चला के तो सभी स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो दिमाग ज़्यादा चलाएगा, पेन कम। मैंने इतना सारा पेन इसलिए चलाया ताकि मेरी बात तुम तक पहुँच जाए, वरना मेरा तरीका ये रहता, मैं सीधे क्या करता कि रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस 44, और क्योंकि ये 6 गुना है तो इंटू 6 कर लेता, ठीक है। और 8 चक्कर है तो 6 8 48, मैं बस ये करता, 44 इंटू 48 करना, सीधे हमारा फिर सेकेंड आंसर आ जाता। मैं लास्ट डिजिट देखकर भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ कि भाई ये 44, 8 लास्ट में 2 आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तरीके और भी हैं। देखिए, जब भी हमें ऐसा कुछ पूछा है, एरिया सर्कल का एरिया अगर पूछा हो या सर्कल का सरकमफ्रेंस पूछा हो, तो एक और बात का ध्यान रखना है, आंसर वही होने वाला है जो 11 का मल्टीपल ऑप्शन हो, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है ना, तो जो 11 का मल्टीपल हो, तो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये 11 का मल्टीपल है क्या, ये हो गया 22, 104, 9, ये भी नहीं है। ये 11 का मल्टीपल है क्या, ये हो गया 33, 9, 6, और ये भी नहीं है। इसको देखें, 11 का मल्टीपल 11, 101, और ये 11 का मल्टीपल है। तो कई बार आप ये सब भी करे बिना, क्योंकि एसएससी में ऑप्शंस ऐसे आते हैं, तो 11 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो ये तो और जल्दी हो गया, 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कई बार, क्योंकि एसएससी के ऑप्शंस, एसएससी सीजीएल के ऑप्शंस ही
बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में ऑप्शंस इतने जल्दी एलिमिनेट नहीं हो पाते, तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 85 डिग्री प्लस थीटा sec 5 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। इफ ये अगर जो मैं लिख रहा हूं ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो कोई प्रॉब्लम आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं होगी। अगर हम देखें इफ x प्लस वाई 90 हो तो एक बात का ध्यान रखना है, sin x इक्वल टू cos y, tan x इक्वल टू cot y और sec x इक्वल टू cosec y। अगर एंगल का सम 90 हो देन ये होता है, या ये दोनों इक्वल हो तो एंगल का सम 90। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि sin 2 डिग्री इक्वल टू cos क्या होगा 88 डिग्री के बराबर। sin 2 डिग्री इक्वल टू cos 88 डिग्री, मतलब एंगल का सम 90 है तो sin और cos बराबर। sin 5 डिग्री किसके बराबर होगा? cos 85 डिग्री, क्योंकि एंगल का सम 90 है ना तो sin और cos बराबर। या 8 डिग्री किसके बराबर होगा? cot 82 डिग्री के, क्योंकि एंगल का सम 90 है। tan और cot आपस में बराबर होंगे अगर इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। ठीक है, sec 9 डिग्री इक्वल टू cosec 81 डिग्री, एंगल का सम 90 है तो वो बराबर होंगे। या अगर मैं बोलूं cosec, मान लिया हमारे पास है 65 प्लस थीटा इक्वल टू sec, ये इक्वल होंगे 25 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करें तो देखिए इनको जोड़ के तो 90 आ रहा है, ये ऐड ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, तो दोनों ही इक्वल होंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये cosec और sec, अगर इनके एंगल को cosec और sec आपस में बराबर होते हैं, अगर एंगल का सम 90 है, इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, मेंटली ऐड करना है, ऐसे लिख के ऐड नहीं करना, मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूं। अगर तुम ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, 90 डिग्री आ रहा है ना, तो इन दोनों एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है। जब एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों वो इक्वल हैं आपस में, cosec और sec आपस में इक्वल हैं क्योंकि एंगल का सम 90 है, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। ऐसी इन दोनों को अगर हम ऐड करें मतलब 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा ऐड करें तो ये तो 90 हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके भी 90 आ रहा है, तो ये दोनों tan और cot भी आपस में इक्वल होते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो जो मैंने बताया अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी, और ये सब स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A dealer sold 6 sewing machine, ये 63,000, प्रॉफिट है 5%। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा? देखिए प्रॉफिट लॉस ना परसेंटेज की कॉन्सेप्ट्स की तरह होते हैं। अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट 10% है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को 10% इंक्रीज करना है। ये हमने अपनी बेसिक्स की क्लास में भी डिस्कस करा था। तो इसका मतलब होता है अगर ये x है, किसी भी नंबर को 10% इंक्रीज करना हो तो क्या करना होता है? 110/100 की मल्टीप्लाई, अगर कॉस्ट प्राइस x होगी तो सेलिंग प्राइस इतना होगा। अगर ये हमारा 20% इंक्रीज करें तो x इंटू 120/100 की मल्टीप्लाई, x इंटू 120/100 की मल्टीप्लाई होगी अगर प्रॉफिट 20% है तो। और अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस होगी 90/100 की मल्टीप्लाई। अब देखिए ये तो था गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बेस क्योंकि कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन कई बार हमें उल्टा होता है, आगे का नंबर पता हो कि एक नंबर को 10% बढ़ा के x हो गया तो हमें पीछे वाला नंबर निकालना है, बेस ये है, तो 10% का बेस ये है, ये तो है नहीं, तो हमें गाड़ी पीछे की तरफ बढ़ानी है। तो फिर क्या करेंगे? देखिए गाड़ी आगे बढ़ानी होती है तो 110/100 की मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन गाड़ी पीछे बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाने पर जिसकी मल्टीप्लाई थी पीछे करने पर हमें उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, 100/110। मान लिया कि कई बार सेलिंग प्राइस गिवन होती है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो इसका मतलब बैक गियर में गाड़ी चलानी है, क्योंकि परसेंटेज सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर सीपी पता है एसपी निकालना है तो गाड़ी इसका मतलब सीधे चलानी है। कई बार एसपी पता होता है सीपी निकालना होता है, तो इस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर
एक तो ये ध्यान देना कि 6 स्विंग मशीन, 6 का इतना प्रॉफिट परसेंटेज है, तो ये प्रॉफिट का मतलब है 5% ज़्यादा है, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, एसपी तो गिवन है, ऐसे समझना है, ये एसपी है। लेकिन 6 स्विंग मशीन की, 6 स्विंग मशीन का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो 105/100 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट, कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट आप तभी लगा पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो अच्छे से। आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें एकदम समझ में आना चाहिए, अरे सेलिंग प्राइस इज 5% मोर देन कॉस्ट प्राइस, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं क्या करता, मेरा तरीका क्या होता, मैं क्योंकि गाड़ी पीछे बढ़ानी है, आगे बढ़ानी होती, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, ये बेस होता नहीं है, कॉस्ट प्राइस बेस होता है, पीछे चलना है ना, तो मैं क्या करता, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालता, 63,000 में 100/105 की मल्टीप्लाई करता, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ाने पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है, गाड़ी पीछे बढ़ाने पर, मतलब यहाँ पर 63,000 में 100/105 की मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट में इतना पेन चलाता, मैं बोलता 20/21, इफ कैंसिल हो रहा 21 से हो गया 3000 और ये हो जाएगा 60,000। ये कॉस्ट प्राइस हो गया कितने का, 6 स्विंग मशीन का। तो एक स्विंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10,000। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ज़्यादातर चीज़ें आपको मेंटली करनी है। मैंने पेन इतना चलाया तो 6 स्विंग मशीन का मेरे पास आ गया कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस है 6 का। एक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10,000, क्योंकि 6 का है ना, एक 10,000 की होगी, और हमें पूछा 8 का, तो 8 मशीन्स के हिसाब से ऐसा, देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। 8 मशीन खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस इन 8 मशीन्स का कितना होगा, 80,000, क्योंकि हमारा 6 का 60,000 है। तो अब बोला कि प्रॉफिट 15% होगा, तो हाउ मच शुड बी ही सेल, मतलब कितने में बेचे। अब वो अगर 15% प्रॉफिट कमाना चाह रहा हो तो इसे 15% इंक्रीज करना है। अब देखिए किसी भी नंबर को 15% बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो x × 115/100 की मल्टीप्लाई, या x + 15% ऑफ x। और 15% निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10% निकाल के अलग से 5% अलग से निकाल सकते हैं। तो इसका 10% कितना होगा, मेंटली सोचना है। इसका 10% है 8,000, ये 10% है। 5% कितना होगा, 4,000। तो 15% कितना हो जाएगा, 12,000। ऐसा सोचना है। तो ये हो गया 92,000। काफ़ी कम पेन चला के आंसर आ सकता है। ये जो मैंने बताया आपको, ये थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आंसर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस भी देखने, घर में सर्च करने, ऐसे जहाँ जहाँ भी क्वेश्चंस मिलते हैं, ब्रेन का यूज़ ज़्यादा करना है, पेन का यूज़ कम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इफ 2x + 1 और कॉमा x + 2 5 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, मतलब 2x + 1 अपॉन फर्स्ट 2 का रेशियो इक्वल टू ये होगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोशिश ये करनी है कि वैसे तो पेन कम चलता हो, ठीक है। x ये हो गया 8x इधर, और ये इधर माइनस में चला जाएगा -1, तो x = -1/8 हो गया। अब हमें पूछा है मीन प्रोपोर्शन, 2 टर्म्स है। देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर मेरे पास मैं बोलूँ x, y, z आर इन प्रोपोर्शन, तो इसको मैं बोलता हूँ मीन प्रोपोर्शन। 3 टर्म्स रो, अगर 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में a b c d आर इन प्रोपोर्शन जैसे यहाँ पर दिया हुआ, तो इन दोनों का रेशियो a/b = c/d, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है, जो कि फर्स्ट में दिया हुआ था, 4 टर्म्स थी। लेकिन मीन प्रोपोर्शन बताना है 2 का, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर x है 3.5 1 - x, और एक मिडिल वाली टर्म y है, और हमें बताना है 8 1 + x, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में हो, इसमें भी वही करते हैं, फर्स्ट 2 का रेशियो x/y y/z, ठीक है, x/y y/z, ठीक है। अभी ऐसा समझा देता हूँ। तो पहले 2 का रेशियो बाद के 2 के रेशियो के इक्वल है, तो y² = xz हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये हम बेसिक्स की क्लास में कर भी चुके हैं डिस्कस डिटेल में, ठीक है। तो मिडिल वाले का स्क्वायर, ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो, मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मिडिल वाला मान लिया y है, आपका पेन कितना चलना चाहिए, मान लिया आपने इस तरीके से पेन चलाया और x आ गया -1/8,
तो मिडिल वाला मान लिया y है, तो मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले 3.5 की 8 से करो मल्टीप्लाई, मेंटली पेन चला चला के मल्टीप्लाई नहीं करना। और इंटू 8 करने का मतलब है 3 बार दुगना करना। 3.5 का एक बार दुगना करेंगे 7, दूसरी बार दुगना करेंगे 14, तीसरी बार दुगना करेंगे 28। ठीक है, मिडिल वाला y है ना, y का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है ना, अभी हमने डिस्कस करा। मिडिल वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के इक्वल, अगर मेन वो निकालना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो वो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1/64, स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा 28 इंटू, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 63/64, 4 से कैंसिल कर लेते हैं 16, और ये हो गया 7 वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए ये तो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ पर 16 का तो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होंगे ऊपर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तो फिर इस टाइप के आंसर नहीं आने वाले। यहाँ पर रेशनल नंबर हैं सारे के सारे, तो 7 अगर एक है तो एक और 7 जरूर होगा, तो 63 में से एक 7 अलग हो सकता है। 7 इंटू 9 होता है ना, 2 7 का एक ही 7 रह गया, पेयर में नंबर सिंगल रह जाता है जब स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक 7 तो है ही, 63 में एक और 7 था, 2 7 के एक 7 रह गए स्क्वायर रूट से बाहर आके, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हुआ, और ये 9 रह गया, 9 का हो गया 3, तो ये कितना हो गया 21/4, 21 10.5 5.25 हो गया। दिमाग ज़्यादा चलाना है, पेन कम चलाना है, तो थर्ड हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ बेसिक्स वगैरह डिस्कस करे, हमने कोशिश करी, मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हमने क्या करा, दिमाग ज़्यादा चलाया, पेन कम चलाया, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दी कर सकें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम आगे भी पूरी एक सीरीज चलाएंगे, क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, हर चैप्टर के डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह। ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करना है। पेन का यूज़ कम करना है, ब्रेन का यूज़ ज़्यादा करना है। तो क्वेश्चन है इफ़ ये होमवर्क है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन is 88 centimeter. Find the area of the garden. देखिए पेन चला चला के ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको बिना पेन चलाए कोशिश करनी है कि करें। ठीक है, इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हिंट आप जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उससे भी ले सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस करा उसी में शॉर्टकट भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।